देखिए चलिए, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, सुनना ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट के होने या न होने की जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, राइट, वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है? देखिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस की बात करें उसमें तो देख, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी फीलिंग्स हैं, वो जुड़ी रहती है उसके साथ। ये बात समझ में। पर जब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो वहां हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, कैलकुलेशंस हमारे पास में होती है। जैसे एक छोटी सी बात करूं, राइट, कि आज हम ये बोले कि हमारे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यस, तो आपका सबका आंसर क्या होगा कि हम पास होंगे, इसी 100% प्रोबेबिलिटी है। ये बात समझना। बट प्रोबेबिलिटी जो है, मैथमेटिकल जो एक्सपेक्टेशंस है, राइट, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो ये नहीं बोले। ये बात समझना। आज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मानसून चल रहा होता है, ठीक है, हमारा घूमने फिरने का मन हो रहा होता, ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि बारिश होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेन होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो हम क्या बोलेंगे? 100% क्या होगी? रेन होगी, चलो घूमते हैं, राइट, मौसम बढ़िया बनेगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारी फीलिंग उसके साथ जुड़ी है, हम क्या करना चाहते हैं? घूमना फिरना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बारिश भी करा देंगे। यही बात समझ में। हाँ, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या होंगी भाई? दो रिजल्ट होते हैं, या तो बारिश होगी, या तो मतलब हम ये बोलेंगे कि 50% चांस है बारिश के होने की। यही बात समझ में। आज जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो हमारी तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? हम तो क्या बोलेंगे? 100% इंडिया जीतेगी। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या बोलेगी? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या बोलेगी कि जब मैच हो रहा है, तो मैच होने के 3 पॉसिबल रिजल्ट है। कितने रिजल्ट है? या तो इंडिया हारेगी, या जीतेगी, या मैच क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हमारी उसमें से फेवरेबल इवेंट क्या है? हम क्या चाहते हैं? हमने कहा इंडिया को मैच जिताना। तो 3 केसेस में से हमारी फेवरेबल इवेंट कितनी है? 1। तो इंडिया के मैच जीतने की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3 होगी। हाँ यार, राइट, बात समझ में नहीं है? आज जैसे हमने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया, तो जो कॉइन टॉस किया तो 2 रिजल्ट आ सकते हैं, टोटल 2 आउटकम्स हो सकते नहीं हो सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉइन टॉस करने पर हेड आए, तो हमारी फेवरेबल इवेंट कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2, दैट मींस हम बोले कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या बोलती है? 1/2। क्या बोलेंगे? 1/2। आज हम लूडो खेलते हैं, आया ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि 6 आ जाए, या ऐसा नंबर आए जिससे हम हमारी टारगेट पे पहुंच जाए। हाँ है ना? बट अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, क्या थ्रो कर रहे हैं? डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बेटा? 6। अब मैं चाहता हूं कि नंबर 2 आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो। तो टोटल आउटकम 6 है, पर मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। लेकिन 1 एक इवेंट है, मेरा आउटकम है कि नंबर 2 आना चाहिए, लेकिन वो एक इवेंट होगी ना आउट ऑफ 6। 1 रिजल्ट हो गया ना आउट ऑफ 6, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? 1/6 होगी। क्या होगी? 1/6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिकली फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल इवेंट क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं? फेवरेबल आउटकम योर इवेंट्स। और उस एक्सपेरिमेंट से होने वाले टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम्स क्या है, या टोटल इवेंट्स क्या है? आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिए? प्रोपोर्शनेट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? प्रोपोर्शनेट। तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्या जाएगी? प्रोबेबिलिटी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको 3 चीजें सीखनी है। प्रोबेबिलिटी सीखनी है बेटा, और प्रोबेबिलिटी से पहले हम क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें, देखिएगा। The word probability आप अंडरलाइन भी करते जाए, जो पेंसिल से मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आप बुक में वो पॉइंट मार्क कर लें। आपको वही बार बार पढ़ना है जब प्रोबेबिलिटी को आप सीख रहे हो तो, राइट। पेंसिल मुझे भी दे देना होगी, किसी के पास में पेंसिल। चलिए, the word probability is related with the chance of happening or not happening of an event। मतलब वर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है?
किसी भी इवेंट के होने या न होने के चांसेस। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस विद सम इवेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी, राइट। हम हमारे डेली लाइफ में कई इवेंट्स से, ठीक है, कई इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, बारिश होगी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर नंबर अप व्हेन डाइस इज थ्रोन, जब हम डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऊपर जो नंबर आना चाहिए उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल बाय टॉसिंग अ कॉइन, जब हम सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, राइट। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब जो अनसर्टेनिटी है, जो इवेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसको एक मैथमेटिकल मेजरमेंट दे देती है प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना। फिर आगे बोले इट हेल्प्स अस in making decision under the situations of uncertainty with a calculated risk, मतलब ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है डिसीजंस लेने में जहां पर अनसर्टेनिटी है, और क्या कैलकुलेशंस बेस्ड, सीधी सी बात है, कैलकुलेशंस पर बेस्ड होती है सारी। टुडे द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज बीन वेरी एक्सटेंसिवली developed and it is used in every field of life, whether it is social, economical or political। यही बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप। चलिए आप आगे जाइए, पेज नंबर 19.3 पर आ जाइए, पेज नंबर 19.3 पर आ जाइए, ठीक है। चलिए अब आइए अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटीज के टाइप्स हैं या अप्रोचेस है, यहाँ पर 3 अप्रोचेस आपको बताई गई है बेटा। कितनी अप्रोचेस बताई गई है? 3। पहली अप्रोच क्या है? क्लासिकल अप्रोच। पहली अप्रोच क्या है बेटा? क्लासिकल अप्रोच है। दूसरी अप्रोच आपको यहाँ पर दे रखी है बेटा एम्पिरिकल, एम्पिरिकल अप्रोच है, राइट। और तीसरी जो अप्रोच आपको यहाँ पर आपको दे रखी है बेटा वो क्या है? तीसरी अप्रोच आपको दे रखी है सब्जेक्टिव अप्रोच दे रखी है। क्या दे रखी है? सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। बेसिकली हमें क्लासिकल अप्रोच पे ही काम करना है, हमको क्लासिकल अप्रोच ही सीखना है, भाषा नहीं। एम्पिरिकल अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच से कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है हमारे लिए, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल अप्रोच की, बात करें क्या करें? The classical approach of the probability is the oldest and the easiest। ये सबसे पुराना और सबसे सरल तरीका है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। It is originated in the 18th century। 18th century में इसको ओरिजिनेट किया गया। The basic assumption of approach of the classical theory is the outcome of a random experiment are equally likely, and according to Laplace, probability is the ratio of the number of favorable cases to the number of equally likely cases। If probability of occurrence of n is denoted by P of n, then we have P of n is equal to probability of n। n मतलब एक इवेंट है, क्या है? इसको P of r भी बोल सकते हैं, P of e भी बोल सकते हैं, P of n भी बोल सकते हैं। Number of favorable cases divided by total number of equally likely cases। बेसिकली इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाया गया फॉर्मूले को। क्या बनाया गया? यहाँ पर बताया गया इक्वली लाइकली केसेस, राइट। आप टोटल आउटकम भी लिख सकते हैं। अब इक्वली लाइकली केसेस क्या होते हैं, आगे आपको डिटेल से समझना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं इसको। जैसे अगर हम डाइस को थ्रो करें, इसको थ्रो करें, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? क्या क्या पॉसिबल आउटकम है बोला था हमने? कहा आपका नंबर 1 आ सकता है, नंबर 2 आ सकता है, नंबर 3 आ सकता है, नंबर 4 आ सकता है, नंबर 5 आ सकता है, नंबर 6 आ सकता है। अच्छा 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या कहलाएगी? 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या कहलाएगी? 1/6 कहलाएगी, क्योंकि लाइक आउट ऑफ द टोटल रिजल्ट्स इट इज अ सिंगल रिजल्ट, तो 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या कहलाएगी? 1/6 1/6 1/6, मतलब सभी नंबर्स के आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो इक्वल क्या है, और ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगी। तो आप यहाँ पर टोटल इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब आप 6 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नंबर 2 आपकी एक फेवरेबल इवेंट है, एक सिंगल इवेंट है।
नंबर 2 आना एक सिंगल इवेंट है आउट ऑफ द टोटल 6 इवेंट्स, तो नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं जाएगी। फिर आगे चलें। फॉर एग्जांपल इफ कोइन इज टॉस्ड देयर आर टू इक्वली लाइकली रिजल्ट। अब जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो दो इक्वली लाइकली रिजल्ट होते हैं, या तो हेड आएगा या, तो अगर आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा बेटा 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी बेटा 1/2 होगी। फिर आगे चले एम्पिरिकल अप्रोच। अच्छा एम्पिरिकल अप्रोच क्या बोलता है सुनो ध्यान देना, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। क्या होता है ये एक्सपेरिमेंटल, ठीक है राइट, या इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस अप्रोच। इधर सुनिएगा प्लीज ध्यान दें। मान लो हमने 100 टाइम एक कॉइन टॉस किया और ये रिजल्ट देखे कि उसमें से 55 टाइम्स क्या आ रहा है बेटा हेड आ रहा है। क्या आ रहा है हेड। कितनी बार सिक्का उछाला 100 बार, और उसमें से क्या देखा हमने 55 बार 55 टाइम्स क्या आ रहा है बेटा। तो जब हम 101th टाइम क्या करेंगे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लासिकल अप्रोच तो क्या बोलेगी 1/2, क्योंकि जब आप 101 टाइम कॉइन टॉस कर रहे हैं वही टोटल आउटकम कितने 2, उसमें से आपका फेवरेबल आउटकम क्या है 1, तो क्लासिकल अप्रोच तो क्या बोलेगी 1/2। बट जो आपका एम्पेरिकल अप्रोच एक्सपेरिमेंटल है एक्सपीरियंस है, उसने क्या बोला आपने एक्सपीरियंस देखा कि लाइक 100 में से कितनी बार हेड आ रहा है। तो जब आप 101 बार सिक्का उछालेंगे तो 55 बार कितने में से, तो 55 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.55, या इसको हम बोल सकते हैं 55 डिवाइड बाय 100 राइट 11/20 11/20 इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 101th टाइम। ये आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया है। ये बात समझ में आया ना, बात समझ नहीं आ रही है कोई कंफ्यूजन। आज जैसे बात करेंगे लेकिन ऑब्वियसली जैसे किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है तो वहां पर बच्चों के पास होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 50% होती है। हम ये कह सकते हैं कि 50% रिजल्ट रहेगा, 50% बच्चे पास हो सकते हैं, 50% बच्चे क्या हो सकते हैं फेल हो सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस हमने क्या देखा लाइक पिछले सालों में कि 80% बच्चा क्या हो जाता है, तो अभी भी बच्चे जो टोटल एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें से 80% बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। जबकि मैथमेटिकल अप्रोच क्या बोल रही है क्लासिकल अप्रोच क्या बोल रही है कि 50% बच्चा पास होगा। लेकिन एक्सपीरियंस क्या बता रहा है आपका, एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या बता रही है आपको, एम्पेरिकल क्या बता रहा है कि लाइक 80% रिजल्ट आपका रहेगा, कोई दिक्कत चलिए। एम्पेरिकल अप्रोच अकॉर्डिंग टू द एम्पेरिकल अप्रोच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट represent the proportion of times under identical circumstances the results can be expected to occur. The main assumptions are as under: the experiment are random, as there is no influence in any result or outcome, therefore all elements enjoy equal the chance of selection. There are large number of experiments. अब यहाँ पर जो definition दी गई वो क्या दिखेगा, if the experiment is repeated in large number of times under essentially identical conditions, मतलब एक चीज यहाँ पर एक वो assumptions होती है कि आप जो भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब उसमें कुछ भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, मतलब कोई भी चीज उसको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आपने 100 बार सिक्का उछाला तो आपने रैंडमली उसको क्या किया है, रैंडमली क्या किया, टॉस किया। ठीक है, उसमें कोई भी बायस नहीं है, और आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए रैंडमली किए, क्या किए, तो उसमें क्या बोला गया, the limiting value of the ratio of the number of times event A happens to the total number of trials of the experiment as the number of trials increases independently is called the probability of the occurrence of A। तो मतलब वही बात है कि जब आपने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किया किसी भी इवेंट के होने के आपने क्या देखे टोटल पॉसिबल आउटकम देखे, तो वही क्या होगा उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा। इसमें एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल देते हैं। Let an event A occurs m times is an repetition of a random experiment। क्या बोल रहा है कि आपने टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने किए n, और उसमें से इवेंट कितनी बार आई, ए इवेंट कितनी बार आई m टाइम। वही बात है, आपने कितनी बार सिक्का उछाला
सिक्का उछालना, कॉइन टॉस करना, ये एक इवेंट होगी, ठीक है। अब उसमें से आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो दैट मींस हेड आना आपकी ए हो गया। ये टोटल आपने सिक्के उछाले और इसमें से आपको आउटकम कितने मिले, 55 टाइम्स हेड आया। Then the ratio of n by n, ratio of n by n, 55 by 100. Give the relation frequency of the event A, and it will not vary appreciably from one try to another. In other limiting case, when n becomes sufficiently large, it more or less settles to a number which is called the probability of A. तो यहाँ क्या बताया, P of A, ठीक है, लिमिट बता दी आपने m by n। m by n मतलब कुल मिलाकर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपकी n है और उसमें से m क्या है, टोटल जो आउटकम्स आपको मिले आपकी इवेंट के अगेंस्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? और नेक्स्ट क्या आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या बोलती है, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या बोलती है, सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें आपकी सारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या है, तीन। सब्जेक्टिव अप्रोच डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, किस पे डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो एक बात बताओ, क्या ये हमको यहाँ पर पढ़ना है क्या, नहीं। सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पर हमको पढ़नी है, यदि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी तो हम कैसे यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, हमको सिर्फ यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच को ही पढ़ना है, प्रोबेबिलिटीज को जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसी को हमको यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। मैं क्लासिकल अप्रोच ही बता दूं आपको क्या है। This approach was probability was introduced in the year 1926 by Frank Ramsey in his book. The subjective approach to probability is defined as the probability assigned to an event by an individual based on whatever evidence or proof available. आपके पास कुछ भी एविडेंस अवेलेबल है, कुछ भी प्रूफ अवेलेबल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी एक्सपेक्टेशंस पर आप क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, अब मैं आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करें, समझना आगे। अब इस चैप्टर में आप इवेंट को कैलकुलेट करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। तो ये इवेंट कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इवेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, कुछ टेक्निक्स। तो नीचे देखो देखा, सम टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग, सम टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग इवेंट। इवेंट को काउंट करने की कुछ टेक्निक्स। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल। सबसे पहले क्या है, फैक्टोरियल। फिर आप यहाँ पे क्या सीखेंगे बेटा, परम्यूटेशन। फिर क्या देखेंगे आप, कॉम्बिनेशन। और उसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल क्या है, ये भी एक कैलकुलेशन, मतलब ये भी एक प्रोसीजर है इवेंट को कैलकुलेट करने का। इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो ये फैक्टोरियल n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें बेटा। देखिए हम जनरली ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n की बेटा, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n -1 n -2, ये मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है बेटा, n into n -1 n -2 n -3, और कब तक 1 तक, कब तक 1 तक। जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, बोलो क्या होनी चाहिए, 5 into 5 - 1 कितना होगा 4, फिर 5 - 2 कितना हो गया 3 into 2 into, तो 5 into 4 कितना होगा 20 into 3 कितना होगा 60 into 2 कितना हो गया 120। तो ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 120। कोई दिक्कत, नोट करो, मैं आपको कुछ और कैलकुलेशन भी सिखाऊं फैक्टोरियल की।
चलिए समझा गए, ये बात समझ आई अभिजीत? तो फैक्टोरियल का मतलब आपने क्या देखा, n n minus 1 n minus 2 n minus 3, ठीक है। तो since product of consecutive integers are included in many problems with permutation and other kind of arrangement, मतलब जो आप परम्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे, कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें फैक्टोरियल को हम यूज करते हैं। और फैक्टोरियल क्या हो गया, एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जो लगातार गिरते हुए नंबर है, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू ध्यान देना बेटा कुछ, कि जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, बोलो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी 1, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होगी, फैक्टोरियल 0 की भी 1 होगी, है ना। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होगी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको हम फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड रेफर टू इट एज 5 फैक्टोरियल, मोर जनरली n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n लिखते हैं। तो हम बेटा ये यूज करेंगे फैक्टोरियल n, इस तरीके से यूज करेंगे। कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला गया 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप बताइए, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या होगी 4 into 3 into 2 into, तो 4 3 जा 12 into 2 24 हो गई है। फिर आगे चले फैक्टोरियल 12 की वैल्यू, फैक्टोरियल 12 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 12 की वैल्यू क्या होगी बेटा 12 into, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 into 11 into फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 12 into 11 into फैक्टोरियल 10, इसको वैसे भी लिख सकता हूँ 12 into 11 into 10 into फैक्टोरियल, ये आगे तो जाएगा 9 into 8 into 7 into, लिख सकते लिख सकते हैं। आज को वैसे लिख सकते हैं 12 into फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 लिख सकते हैं, ये 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, पर ये फैक्टोरियल 12 की वैल्यूज है। और आखिरी तक आप लिखकर 1 तक लिखकर आप इसको सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। करिए एक बार करो 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into कितना आ रहा है, देखो एक बार चेक करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज हो फैक्टोरियल होगी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो एक लास्ट एग्जांपल्स क्या बताएंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 11, तो देखो फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल, यही है ना। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, फैक्टोरियल को 11 into 10 into 9 into 8 into फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 7 यहाँ पर है इसी, और इसको आप कर देंगे 4 into 3 into 2 into फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया। हम इसको क्यों पूरा ओपन करूं, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 अवेलेबल है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको फैक्टोरियल 7 लिखकर काट दूंगा बेटा। तो ये 3 into 2 ये 4, ये कट गया, ये 3 से कितनी बार कट गया 3 टाइम्स, तो 3 into 10 कितना हो गया, 30 into 11 कितना हो गया 330 हो गया आंसर इसका। चेक करो आप, समझ आई नहीं यार, नया कोई कंफ्यूजन इसमें कितना होता है, लिख दो 7 into 6 into 5 into, फिर इसको भी बोलो 7 into 6 into 5 into, तो फिर काटना पड़ेगा। इससे भी नीचे जब आपके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 7 है, तो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 7 लिखकर क्या करूंगा, उसको मैं कैंसिल कर सकता हूं ना। हां करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन। चलो अब आगे देखिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो ये इलस्ट्रेशन 1 समझ में आ गई, एग्जांपल जो मेरे साथ करें, ठीक है। चलिए अच्छा, दो टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने बैठे हैं, एक तो परम्यूटेशन और दूसरा है पढ़ना आपको कॉम्बिनेशन। मैं दोनों को ही साथ लेते हुए चलता हूँ,
ऐसे नहीं कि पहले अपन परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं फिर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो दोनों को साथ लेते हुए चल रहा हूँ, दोनों को समझिएगा क्या है। अच्छा, परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट्स। क्या होता है ये? इसको बोलते हैं अपन अरेंजमेंट्स। ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशंस क्या होगा बेटा? एक्यूमुलेशंस। क्या होगा? एक्यूमुलेशंस होगा, राइट। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल लो, इधर सुनना। मान लो हमारे पास में ये 3 अल्फाबेट है, ए बी सी, 3 अल्फाबेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर लाइक 3 अल्फाबेट है, मैं ये तीनों अल्फाबेट में से तीनों अल्फाबेट को लेकर 3 आउट ऑफ 3, टोटल कितने अल्फाबेट बेटा? ये n इक्वल टू, और मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, अल्फाबेट ले रहा हूँ, मैं तीनों को ही ले रहा हूँ, तो कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? इसको हम आर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और ये क्या कहलाएगा? एन। एन तो कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? और आर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट्स आर टू बी, ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। आपने उसमें से कितने लिए, कितने लिए? तो हमने कहा 3 थे, 3 में से तीनों ले लिए। अच्छा, कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? ए बी सी, ये एक अरेंजमेंट है। क्या आपने ए पहले रख दिया, फिर बी बीच में रख दिया, सी बीच बाद में रख दिया? आप ये अरेंजमेंट क्या रख सकते हैं? तो अरेंजमेंट का मतलब होता है उसको व्यवस्थित करना, अरेंज करना। तो ये एक अपने में एक अरेंजमेंट एक ही नहीं है। आया चारों बैठो क्लास में, चारों में कुछ जगह क्या कर दी, वो एक अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ पर जितनी सारी बेंचेस अवेलेबल है, मैं चारों को, तुम दोनों चारों को अलग अलग जगह पे बिठाकर अलग अलग अरेंजमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? तो पता नहीं कितने अरेंजमेंट हो गए, हो ही नहीं होंगे, राइट। ए बी ए सी, बी सी, सी ए बी, सी बी, तो कुल मिलाकर कितने अरेंजमेंट हो गए? 6। और परम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 अलग अलग है बेटा, 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ABC is not equal to ACB, ABC अलग है, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? परम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलता है? ABC, 3 में से जब तीनों को लेकर आप एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो वो एक ही कॉम्बिनेशन तैयार होगा, 6 कॉम्बिनेशन तैयार नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ABC, BAC, CBA वो सब क्या है? एक ही बात है। यहाँ पर आप उनको इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप उनको अरेंज नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अब मान लो दूसरा एग्जांपल, अब मेरे को क्या करना है? 3 में से 2 ही अल्फाबेट लेने हैं। 3 में से क्या करने हैं? 2 ही अल्फाबेट लेने हैं। आर आउट ऑफ एन कितना है इस बार? 2 आउट ऑफ 3 है। अच्छा, कितने कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं? वापस बोलो। ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, 2 ही लेने बेटा, 3 नहीं लेने। सोनाली कितने लेने? 3 अल्फाबेट में से 2 ही लेने। फिर अगला अरेंजमेंट क्या होगा? सी है, फिर क्या होगा? सी बी। तो यहाँ पर भी कितने अरेंजमेंट हुए? चलो कॉम्बिनेशन कितने हुए? चलो कॉम्बिनेशन देखो, 3 में से 2 अल्फाबेट लेने, ए बी, और बोलो आप ट्राई करो, ए सी, बी सी। नो, बी ए ऑलरेडी हो चुका है। ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, एक ही बात है ना कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 3। ये बात समझ में आया ना? रिपीटेशन नहीं होगा। तो भाई आज वो लोग लेके आज मेरे को क्या करना है, तुमको इकट्ठा करना है क्लास में, तुम चारों लोग करो। तो एक ही तरीका होगा कि मैं चारों क्लास में बनने क्या करते हैं, बिठा दिए। फिर मैं उन लोग के लिए आपको अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट के लिए क्या हो सकता है? कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाए। बट इकट्ठे करने के लिए, जैसे आज एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मेरे को क्या करना है कि लाइक जो इंडियन टीम है 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स की टीम को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ? सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 15 में से 11 खिलाड़ी मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो मुझे सिर्फ क्या करना होता? बोलो क्या करना है? सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा?
सोचो कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं बोलूं कि 15 प्लेयर में से मेरे को 11 प्लेयर लेते हुए उनका बैटिंग अरेंजमेंट डिसाइड क्या डिसाइड करना है, बैटिंग अरेंजमेंट डिसाइड करना है कि मैं कितने तरीके से उनको खिला सकता हूँ, कौन कौन प्लेयर कितने प्लेस पर आ सकता है, राइट। बैटिंग ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, शुरुआत क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्या लगाना पड़ेगा, परम्यूटेशन क्या लगाना पड़ेगा, समझ बात अभिजीत। जब अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वो परम्यूटेशन लगेगा और सिर्फ आपको जब इकट्ठा करना है तो क्या लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो अरेंजमेंट तैयार कर रहा हूँ तीसरा, लेकिन सिर्फ एक ले रहा हूँ, कितने में से, 3 में से, लेकिन 3 अल्फाबेट में से केवल एक ही ले रहा हूँ, तो क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या, और इधर अगर मैं बात करूँ 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3 क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा या यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन। तो 3 में से 3 ऑब्जेक्ट लेकर आपने परम्यूटेशन कितने तैयार किए, 6, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना होगा, केवल 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर आपने परम्यूटेशन कितने तैयार करे, 6, बट कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 3 में से 1 ऑब्जेक्ट लेकर आपने परम्यूटेशन कितने तैयार करे, 3, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने होंगे, कॉम्बिनेशन भी 3 ही होंगे, हाँ यार। तब इसको फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करें, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, राइट। आप इसका नोट कर लो फटाफट से इसको जल्दी से, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो भी आपके सामने जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं वो मैथमेटिकली कैसे आएंगे वो देखते हैं, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और देखो हो गया, देखा है। चलो अब इसको फॉर्मूले से अब इसको फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इसको, देखिएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा किसका, परम्यूटेशन का। यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR। एन का मतलब समझ गए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, और आर क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसको हम इंडिकेट करते हैं NCR से, जिससे ये n ऊपर लिखना आर नीचे लिखना, थोड़ा ढंग से एक लाइन में लिखना। इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। और ध्यान देना बेशक
कॉम्बिनेशन की संख्या परम्यूटेशन से हमेशा क्या होगी, कमी होगी। देखो आप इसमें इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहाँ फैक्टोरियल आर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फैक्टोरियल आर इज द अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर जो आपने अरेंजमेंट की है ना, तो सारे अरेंजमेंट यहाँ क्या कर दिए, खत्म कर दिया आपने फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर, किससे डिवाइड करके, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब सुनना ध्यान देना, जैसे मान लो मैंने क्या करा था, 3 में से 3 ऑब्जेक्ट लिए थे, 3 में से, और कितने परम्यूटेशन तैयार करे थे, 6। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूं तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 3 की, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 6, और 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी 1। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आया नहीं है। 3 में से 3 लेके अधिकरण ए बी सी डी, बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी, ये बात समझ आया ना। ये कैलकुलेशन ऑनलाइन। 3 में से आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए, क्या लिए, 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लिए, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 into 2 into 1 is equal to 6, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसका आंसर भी कितना है 6। चेक करो 6 क्या आता है, ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए, सी बी। 3 में से आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू होती है 3 into 2 into 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 into 1, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया आंसर। और 3 में से एक जो ऑब्जेक्ट लेके, तो कितना आंसर आ रहा था, 3 ही आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था, सोनाली नहीं समझ आया, 3 माइनस 1 2 हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 into 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी 3 into 2 into 1, तो 2 से 2 1 से 1 कैंसिल कर सकता 3, अभी जीत लो। क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होगा 3C3, इसका आंसर एक था। देखो 3 में से 3 ऑब्जेक्ट लेकर जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ था वो ABC था, सिर्फ एक ही था, क्या था, करें सॉल्व करें इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो कितना है, फैक्टोरियल 3 माइनस 3, और ये फैक्टोरियल ले, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1, ये फैक्टोरियल 0 बचेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 1 हो जाएगी, नहीं जाएगी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, चेक करो 1 आंसर आ रही है। 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर आपने कितने कॉम्बिनेशन तैयार करे, ए बी, बी सी, ए सी, 3 कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चेक कर लो, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 डिवाइड फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 क्या हो गया ये 6 1 2, तो कितना हो गया आंसर, चेक करो। 3 में से एक ऑब्जेक्ट लेकर आपके जो कॉम्बिनेशन तैयार हुए थे ए बी सी, 3 आया था आंसर, कितना आया था, चेक करो इसका आंसर, एक 3 आ रही है, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, इसका आंसर भी 3 आया, सेम ही तो आ गया है ना। ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, इसका आंसर भी 3 है, इसका आंसर भी ठीक है, चेक करो, ये बात समझ में। तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, खाली इसको नोट करो आप।
हो गई है यहाँ फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होगी ना, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जीरो थोड़ी ना होगी, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होगी वन, भूल तो जाते हो। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सुनना ध्यान देना, देखिए ना कहाँ तक किया था 3C2 3C1 की वैल्यू तुम निकालना जल्दी करना, तो आई है तुम। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज होती है ध्यान देना, जैसे हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं, एनपी एन की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल एन के बराबर होगा, एनपी एन की वैल्यू किसके बराबर होगी फैक्टोरियल, चलो कैसे ये 5p 5, तो 5p5 को अगर मैं फॉर्मूला से सोल्व करूं तो फॉर्मूला तो क्या बोलता है फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 5, ये क्या होगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय 1, तो फैक्टोरियल 5 भी तो आ गया, 5p5 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है फैक्टोरियल 5 के बराबर आ रही है, np की वैल्यू फैक्टोरियल n के बराबर आ रही है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत, जैसे फैक्टोरियल ये 6p6 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी फैक्टोरियल 6 के बराबर होगी, फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, बात समझ आएगी, 10p10 किसके बराबर होगा ये फैक्टोरियल 10 के बराबर होगा। अच्छा एक शॉर्टकट और सिखाऊं मैं आपको कैलकुलेट करने का, ध्यान रखिएगा, जिसका वैल्यू 5p3 है, तो 5p3 को अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इसका फॉर्मूला तो यही बोलेगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, यही हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2 डिवाइड फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो 5 into 4 into 3 आया नहीं यार 60, अब सुनना है इसका शॉर्टकट क्या है, 5p3 आप 5 को वही रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कितनी बार क्या होगा कितनी बार 1 2 3 ऐसे नहीं कि जब तक 3 नहीं आ जाता तक नहीं, सिर्फ 1 2 3, 5 into 4 into 3, समझे, फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है 3 टाइम्स ही करो ओपन करके उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो जब आपकी वैल्यू 10p2 तो क्या लिखेंगे इसको 10 into 90 आ जाएगा, 5p6 तो हो ही नहीं सकता, r n से ज्यादा कैसे हो सकता है, r n से ज्यादा कैसे हो सकता है, r क्या होगा n के बराबर होगा या कम होगा, r कभी भी n से ज्यादा नहीं होगा, यही बात समझ में, इसको सॉल्व करने का अगर फॉर्मूला बोल रहे फॉर्मूला तो ये बोलेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस, तो ये फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8, तो 10 into 9 into फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8 ये कितना हो गया 90, तो शॉर्टकट आओ सीधा, यही बात समझ में आया ना, अभी जैसे मान लो 12p5 कैलकुलेट करना है, 12 into 9 into 8 सॉरी 12 into 11 into 10 into 9 into
ये आंसर हो जाएगा इसका। समझा की बात? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो काफी जल्दी। मैं एनसीआर में भी शॉर्टकट कैलकुलेशन आपको समझा दूं। ओके, करें स्टार्ट। अब एनसीआर के बारे में थोड़ा देखा जाए। एनसीआर, अच्छा एनसीआर को अपन क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nbr इनटू 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r भी लिख सकते हैं। ये nbr का फॉर्मूला थोड़ा पहले सिखा रहे हैं ना। अच्छा एनसीआर की एक प्रॉपर्टी होती है अभिजीत, एनसीआर की प्रॉपर्टी होती है कि एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एनसीआर की प्रॉपर्टी एनसीएन माइनस। अब ये कब यूज करेंगे मैं आपको पहले शॉर्टकट समझा रहा हूं। जैसे मान लो आज 15c3 है, तो वैसे तो इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 15 माइनस फैक्टोरियल 3 आएगा, और ये 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12, और ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू, ये क्या हो गया, और 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू। तो आप याद करो, अभी मैंने थोड़ा पहले सिखाया आपको 15p3 था, तो मैंने क्या छोड़ दिया था 15 इंटू 14 इंटू 13। इसको 1 बाय क्या करना है, फैक्टोरियल आर से क्या करना है, तो फैक्टोरियल आर मतलब 3, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। मतलब कुल मिलाकर इसको यहाँ पे 3 टाइम तक क्या करना है, खोल के मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देना है। जैसे आज वो 16p4 c4 नॉट p4 c4, तो 16p4 की वैल्यू तो होती है 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, बट ये प्रोडक्ट p इट्स, तो आपको क्या करना है, नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ये बात समझ में। अब इस प्रॉपर्टी को मैं कब यूज करूंगा ध्यान दो।
मान लो आज मुझे वैल्यू दे रखी है 16C 13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत, तो क्या करोगे आप 16 इंटू 15 इंटू डैश 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 ऐसे करोगे, ठीक है। 13 आना चाहिए, मतलब 3 to 1 को छोड़कर मतलब ये 4 तक आएगा, किस तक आएगा, और नीचे ये क्या आएगा 13 इंटू 12 इंटू ये कहां तक आएगा 1 तक आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितनी लेंथी कैलकुलेशंस हमने कर दी। इसका शॉर्टकट क्या है 16C 13 NCR इसकी वैल्यू क्या होती है NCN माइनस R के बराबर होती है, तो 16C 13 किसके बराबर होगा 16C 13 किसके बराबर होगा 16C 16 माइनस 13 मतलब 16C 3 के बराबर होगा, NCR NCN माइनस R के बराबर होगा। ये तो सोच कर सकते हैं, आया ना, क्योंकि 13 से लेकर 4 तक तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ 3 तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 13 15 14, तो 16 15 14 13 से लेकर 4 तक तो बढ़ गया, आया ना, नीचे क्या बचेगा 3 तो 1 क्या बचेगा, आया ना, ये बात समझ में। तो कुल मिलाकर जब R क्या होगा 3 के आधे या उससे ज्यादा का होगा, क्या होगा आधे से ज्यादा का है, तो फिर आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है बिजी। चलो काफी आज के लिए इसको नोट कर लो, बाकी मंडे को देखते हैं। हाँ कल टेस्ट